मध्य प्रदेश में खेला हो गया। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने ऐसी बिसात बिछाई कि कांग्रेस लड़खड़ाकर गिर गई। कांग्रेस अपने एक प्रत्याशी को भी राज्यसभा अब नहीं भेज पाएगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मीनाक्षी नटराजन, जिन्हें राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया था, उनका नामांकन रद्द हो गया है। वहीं बीजेपी ने अपने 3 प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। और नामांकन रद्द क्यों हुआ है, इसको लेकर क्या अपडेट है, हमारे सहयोगी अमन है साथ में, हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और आप देखिए कि हमारे पीछे जीतू पटवारी पीसी कर रहे हैं, जो पीसीसी चीफ है एमपी के। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि मीनाक्षी नटराजन ने बाकायदा नामांकन दाखिल किया। कैसे उनकी नामांकन रद्द हुई? देखिए, पूरा मामला कल शाम से शुरू हुआ था, जब अटकलें थीं कि कांग्रेस अपने विधायकों को कर्नाटक में शिफ्ट कर सकती है या किसी ऐसे राज्य में शिफ्ट कर सकती है जहां पे कांग्रेस की सरकार है। कोशिश ये थी कि कांग्रेस को डर था कि उनके विधायकों से वो बीजेपी अपने पाले में ला सकती है या पाले में लाने की कोशिश कर सकती है। यही वजह है कि सुबह 7 बजे से ही मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का माहौल, राजनीतिक माहौल जो था, बहुत गर्म था। एयरपोर्ट से लेके मध्य प्रदेश विधानसभा हो, चाहे कांग्रेस कार्यालय हो, चाहे बीजेपी कार्यालय हो, हर जगह पूरे प्रदेश भर के नेता पहुंचे थे। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट उस समय सामने आता है जब दोपहर के 1 बजे करीब जो राज्यसभा के तीसरे उम्मीदवार हैं बीजेपी के, वो विधानसभा पहुंचते हैं और मीनाक्षी नटराजन, जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनके नामांकन पर आपत्ति दर्ज कराते हैं। आपत्ति एक पुराने मामले को लेकर जो तेलंगाना में हैदराबाद में दर्ज था, उसको लेकर ये शुरुआत में कहा गया कि मीनाक्षी नटराजन ने कुछ जानकारी जो ऐसी थी जो बतानी ज़रूरी होती है हर किसी को नामांकन दाखिल करते समय, चाहे वो किसी भी तरह की हो, जानकारी अपनी सार्वजनिक करनी होती है, वो जानकारी नहीं दी गई थी। इसी को बीजेपी ने शुरुआत से विरोध, मतलब 1 बजे से विरोध शुरू कर दिया कि उसकी जांच होनी चाहिए। शुरुआत में ऐसा कहा गया रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से कि ये ऐसा कुछ नहीं है, कि कोई विरोध नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही दोपहर के 2 बजे एक तरफ जहां राजधानी भोपाल के एयरपोर्ट पर राजनीति तेज हो रही थी, हलचल तेज हो रही थी, विधायक जाने के लिए तैयार बैठे थे, उनका परिवार तैयार बैठा था, दूसरी तरफ यहाँ पर शिकायत दर्ज कर ली गई। रिटर्निंग ऑफिसर ने बीजेपी की आपत्ति को दर्ज कर लिया। आपत्ति दर्ज होने के बाद जो डॉक्यूमेंट थे मीनाक्षी नटराजन के, तो उनको रीवेरीफाई किया गया, क्योंकि आज वेरीफाई 5 बजे तक का टाइम दिया गया था कि 5 बजे जो भी फैसला होगा उसको देखने के बाद, सब कुछ जानकारी लेने के बाद, चुनाव आयोग से सलाह लेने के बाद, इसके साथ ही वकीलों से सलाह लेने के बाद इसमें चुनाव आयोग के जो रिटर्निंग ऑफिसर थे वो अपना फैसला सुनाएंगे। 5:30 बजे चुनाव आयोग की तरफ से फैसला सुनाया गया। रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। भले ही ये जानकारी मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री राकेश सिंह ने दी, लेकिन फैसला रिटर्निंग ऑफिसर ने सुनाया और इसी फैसले के साथ ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस की एकमात्र जो सीट मिलने की उम्मीद थी वो भी खत्म हो गई। जी आसु भाई। अच्छा, कांग्रेस को एक सीट मिलनी थी, वो भी उम्मीद कांग्रेस को खत्म हो गई। लेकिन आप देखिए कि जब बीजेपी ने अपना तीसरा प्रत्याशी उतारा, अब वो भी उस मौके पर उतारा जब उनके पास 2 ही जो है संख्या बल था। तो तीसरी प्रत्याशी उतारने की पटकथा क्या बीजेपी पहले ही लिख चुकी थी? देखिए, पटकथा लिखने के पीछे करीब मध्य प्रदेश की राजनीति पिछले 15 दिनों में ऑब्जर्व जिन लोगों ने की है, उन लोगों का साफ कहना था कि मध्य प्रदेश में बीजेपी अपना तीसरा कैंडिडेट उतारेगी और हर हाल में उतारेगी। भले ही पहले 2 नामों का ऐलान किया गया हो, लेकिन 11 बजे रात में अचानक से नाम आता है महेश केवट का। महेश केवट का नाम सामने आते ही लगभग तय हो चुका था कि बीजेपी ने कोई प्लान बनाया होगा। ये प्लान इसलिए क्योंकि बीजेपी, कांग्रेस के पास नंबर गेम पर्याप्त था कि वो एक सीट आसानी से जीत सके, लेकिन बीजेपी ने फिर भी उम्मीदवार उतारा, कोशिश की कि जो भी होगा देखा जाएगा। और शुरुआत से चाहे नाम का ऐलान हो, चाहे नामांकन दाखिल करना हो, चाहे कोई भी छोटा बड़ा मध्य प्रदेश का नेता हो, वो शुरुआत से ही कॉन्फिडेंट था कि ये राज्यसभा सीट कांग्रेस के खाते में नहीं जाएगी, बीजेपी के पास ही आएगी। और आखिर में सच साबित वही हुआ। जी। हमारे साथ जो है हमारे सहयोगी प्रत्यक्ष जी भी हैं। आपको क्या लगता है कि क्या अब कांग्रेस को बीजेपी से इंटर्नशिप करनी पड़ेगी? ये ठीक पीछे मेरे जो तस्वीर चल रही है, इसे अगर आप ध्यान से देखें, इस टीवी में जो चल रहा है, इसमें आपको साफ साफ समझ में आएगा कि राजनीतिक पटकनी खाने के बाद और
जो अपनी गलतियां हैं, ऐसी छोटी छोटी गलतियां जिसको बोलते हैं कि बीजेपी ने शरारत किया, बीजेपी लोकतंत्र को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, जिस तरीके से ये बयानबाजियां हो रही हैं लगातार कि लोकतंत्र को लेकर के कठिन एकदम रवैया अपनाया हुआ है, लोकतंत्र का गला घोटना और इत्यादि इत्यादि। इसमें सबसे पहले तो ये देखने की बात है, क्या आप अपने गिरबान में झांक करके देख रहे हैं कि कहाँ गलती हुई है, और इस गलती का पता क्या बीजेपी को पहले से पता था, या फिर किसी आपके ही बीच के इंसान ने, या जैसे रामायण में एक विभीषण का एक भूमिका आती है, क्या आपके ही बीच के किसी इंसान ने इस चीज़ को जा करके बीजेपी को बताया? आपने इंटरनल इन्वेस्टिगेशन किया क्या? लोकतंत्र बहुत बड़ा शब्द होता है, लोकतंत्र का गला घोटना और इत्यादि इत्यादि, ये एक राजनीतिक चीज़ है, ये जाहिर सी बात है लोग इसका आकलन करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हम आप इसका आकलन क्या ही करेंगे, हम लोग तो सिर्फ राजनीतिक समीकरण की बात कर सकते हैं, और हम और आप ये बात कर सकते हैं कि कांग्रेस आगे क्या कर सकती है। तो अभी हम ये देख रहे थे पीछे, अब बीजेपी का प्रेस कॉन्फ्रेंस चालू हो गया है, इसके पहले कांग्रेस का प्रेस कॉन्फ्रेंस चालू था, जिसकी लीगैलिटी को वो लोग देख रहे थे, बता रहे थे कि किस तरीके से वो हो। अब एक वे फॉरवर्ड जो है वो ये है, लीगल लोग जो लीगल मामलों के जानकार हैं वो इस चीज़ को ज़्यादा बताएंगे, लेकिन एक पीपल्स एक्ट होता है, उसके तहत में अगर मैं स्पष्ट रूप से आपसे बताऊं, ये देखिए इस चीज़ को मैंने यहाँ पे बड़ा मेंशन भी किया हुआ है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट होता है, जिसको इलेक्शन पिटीशन एक तरह से सेक्शन 80 के तहत इलेक्शन पिटीशन को दायर किया जा सकता है। कांग्रेस के पास ये विकल्प है कि हाई कोर्ट में जाकर के इलेक्शन पिटीशन को दायर करे, और अगर ये पाया जाता है, यानी कि अभी भी ये कांग्रेस के पास एक लीगल तरीका बचा हुआ है, अगर ये पाया जाता है कि गलत तरीके से जो है कि ये नामांकन रद्द किया गया है, नॉमिनेशन को गलत तरीके से फेल किया गया है, तो आगे की जो राहें हैं वो थोड़ी सी आसान हो सकती हैं कांग्रेस के लिए। लेकिन बजाय इसके कि बीजेपी सुप्रीम कोर्ट में जाकर के एक बार लीगल बैटल भी कांग्रेस और वर्सेस बीजेपी देखने को मिल सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये मान लिया कि इन्होंने गलत तरीके से आपका नॉमिनेशन रद्द किया है, फिर उसके बाद जो रोल आता है वो आता है इलेक्शन कमीशन का, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को मान लेगी, उसके बाद में उस सीट पे जिस पे रिजल्ट आ जाएगा, जिस पे अब तो भाजपा के प्रत्याशी को जीता माना जा सकता है, कि अभी फिलहाल के लिए जैसे कि वो जीत चुके हैं, अगर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सीट का किस तरीके से वो बंटवारा और इत्यादि सारी चीज़ें हो रही हैं, अगर वो सीट पे उनकी जीत दर्ज हो जाती है, उसके बाद अगर कोर्ट पाता है ऐसा कुछ कि कुछ गलत है, तो कोर्ट के पास अधिकार है कि उस पूरे सीट को नल एंड वॉइड घोषित कर दे। पहला तो उस सीट को नल एंड वॉइड घोषित कर दे। दूसरा, उसी सीट पर एक बार के लिए ये हो सकता है कि अगर नल एंड वॉइड घोषित कर दिया है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ECI का फिर से उसमें रोल आता है, और बाईपोल इलेक्शंस जैसे हम लोग देखते हैं लोकतांत्रिक तरीके से, बाईपोल इलेक्शन को वहाँ पे कराया जा सकता है उस सीट पे। तो कुल मिलाकर के लब्बे लुआब ये है कि कांग्रेस के पास में एक ऑप्शन अभी भी है कि वो एक याचिका दायर करे सुप्रीम हाई कोर्ट में जाकर के। अगर हाई कोर्ट ने उनकी बात को माना और हाई कोर्ट ने ये समझा कि ये नॉमिनेशन गलत तरीके से रिजेक्ट किया गया है, उसके बाद जो आगे की चीज़ होंगी वो यही होंगी कि किस तरीके से कांग्रेस को, किस तरीके से बीजेपी को यहाँ पे कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का एक लीगल बैटल देखने को मिल सकता है। कमल तिवारी जी भी हमारे साथ हैं। कमल तिवारी जी आइए, और आप इतने लंबे समय से इस राजनीति को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और आज की जो राजनीति का ड्रामा हुआ है इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? आगे की बात आप पूरी कीजिए। सबसे बड़ा सवाल ये है कि दिग्विजय सिंह ने वो सीट खाली की, जो कांग्रेस के इतने बड़े नेता हैं, उन्होंने एक तरह से वो सीट कुर्बान की। राजनीति में हर किसी की महत्वाकांक्षा होती है, जाहिर सी बात है दिग्विजय सिंह की भले वो उन्होंने नहीं कहा लेकिन रही ही होगी, लेकिन उसके बदले में कांग्रेस को कितना नुकसान हुआ। दिग्विजय सिंह ने तो सीट खाली की ही, और कांग्रेस भी जो है वहाँ पे कांग्रेस एक तरफ से लड़खड़ाती गिर रही है। देखिए, इसको हम लोग अगर कहें कि पॉलिटिकल भाषा में कहें तो कहेंगे कि ये पॉलिटिकल सुसाइड है, ठीक है, या क्रिकेट की भाषा में अगर हम कहते हैं तो हिट विकेट कहते हैं। कि अगर आप कोई फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि आपको अपनी जो भी जानकारी होती है, मतलब नॉमिनेशन फॉर्म की जो एक नॉर्म्स होते हैं कि उसमें ये कहा जाता है कि आपको A to Z आपको सारी जानकारी देनी होती है, और फॉर्म 26 इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है नॉमिनेशन फॉर्म में। तो उसमें छोटी से छोटी गलती, अगर आपने एक NOC नहीं दिया है तो उसके बिना पे भी आपका नॉमिनेशन कैंसिल हो जाता है। यहाँ तो एक केस के बारे में बात हो रही है कि एक इन पे एक
मामला लंबित था जिसको जानकारी देनी चाहिए, तो कायदे से अगर देखा जाए कि ये एक उनको जानकारी दे देनी चाहिए थी। हो सकता है कि ये जाने अनजाने हो गई हो, तो ये चूक हुई है, या अब उन्होंने जैसा कि अभी सुनने में आ रहा है कि मीनाक्षी केस हैं तो ऐसा भी कुछ नहीं है, अभी ऐसा भी कोई कानून नहीं बना है कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते। नहीं, कई सारे चुनाव लड़ सकते हैं, बिल्कुल चुनाव लड़ सकते हैं। जब तक आपको सजा नहीं हुई है तब तक आप चुनाव लड़ सकते हैं। अब अगर आप कोई जनप्रतिनिधि बन गए हैं, विधायक सांसद बन गए हैं और आपको 2-3 साल की सजा हो जाती है, तो आपका वो मान्यता मतलब सदस्यता रद्द हो जाती है। सवाल ये है कि आपको एफिडेविट में हर चीज़ की जानकारी देनी होती है। बस चुनाव आयोग की एक कितनी सी कंडीशन होती है। जनप्रतिनिधि अधिनियम जो है 1951, इसमें एक चीज़ बहुत क्लियर की गई है कि आपको A to Z जानकारी दे देनी है। अब क्या पता, या इन्होंने मतलब ओवर कॉन्फिडेंस इन्होंने माना कि ये कोई हमारे ऊपर केस नहीं, मतलब इसमें क्या बोलते हैं कि हमें कोई सज़ा नहीं हुई है, हम दोषी नहीं हुए हैं, इस आधार पे इन्होंने उसको नहीं मेंशन करना उचित समझा, या कहीं इन्होंने भूल से कर दिया। तो लेकिन आधार तो यही बना आखिरकार इनके नॉमिनेशन रद्द होने का। और अब अगर हम यहाँ से देखते हैं तो क्या बचा कांग्रेस के पास? 48 सीट बीजेपी के पास, मतलब 48 अधिक विधायक हो रहे थे, बिना चुनाव लड़े महेश केवट एक राज्यसभा के लिए जाते अभी तक तो नज़र आ रहे हैं। कुल मिला के बीजेपी ने बाजी पलट दी है। अपने रिएक्शन सुने अलग अलग लोगों के, जो रनवे से प्लेन लौट आया और जिन विधायकों को जाना था बेंगलुरु वो वापस भोपाल आ गए हैं, उनके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया? मैं अभी कई विधायकों का, अनुजा जी का भी सुन रहा था, और कई एक आध और विधायक थे, वो कुछ तो मतलब उनका ये कहना था कि भाजपा ने लोकतंत्र की हत्या की है, तानाशाही है। लेकिन एक आध ऐसे विधायक भी थे जो मतलब कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि बेंगलोर चले जाते। उनकी बातचीत से लग रहा था कि उनको बेंगलोर चले जाना चाहिए था और इनका नॉमिनेशन रद्द नहीं होना चाहिए था। क्योंकि अभी आपने भी देखा होगा कि उनका एक विधायक कह रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं होता है कि रनवे से कोई लौट के आ जाए, ये सब मतलब पूरी प्लानिंग की गई है, साजिश की गई है। वो अपने ही पार्टी के लोगों पे भड़क रहे थे कि ये एक गलती हुई है हमारी पार्टी से। तो कहीं ना कहीं मतलब इस बात को तो हमें मानना पड़ेगा कि ये चूक तो हुई है। अब ये चूक जाने अनजाने में हुई है या मतलब जानबूझ के इसको छिपाने की कोशिश की ये गई चूक है? जैसी भी हुई हो, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये इनपुट बीजेपी को उसी दिन मिल गया था जिस दिन उन्होंने राज्यसभा के तीसरे प्रत्याशी को अपने खेमे से उतार दिया? बिल्कुल बिल्कुल, इसका पूरा अंदेशा लग रहा है। क्योंकि जैसे ही मीनाक्षी नटराजन का नाम आया है तभी भाजपा के खेमे में सरगर्मी तेज हो गई तीसरे उम्मीदवार को लेकर। कैलाश विजयवर्गीय हालांकि 2 दिन पहले बोले थे, लेकिन ठीक उसके एक दिन बाद इंदौर में मोहन यादव ने भी ये कह दिया कि तीसरे उम्मीदवार को लेकर हम इस पर विचार कर रहे हैं, हमने खारिज नहीं किया है। और उसके उसी रात को दिल्ली में बैठक होती है, एकदम मतलब हर जगह से खबरें आने लगती है। अपने पास ये खबर ब्रेक हो गई थी कि तीसरा उम्मीदवार दे देंगे और अगले दिन 10-11 बजे तक नाम भी मतलब आ जाएगा। और तब तक सुबह होते होते नाम भी जग जाहिर हो चुका था कि महेश केवट ही आ रहे हैं। और वो महेश केवट जिनको भाजपा ने पहले निकाला था, पार्टी से निकाला था महेश केवट। तो सोचिए मतलब महेश केवट की किस्मत एक तरह से बीजेपी का वो कमजोर प्रत्याशी, बीजेपी का वो कांग्रेस, बीजेपी का वो कमजोर सिपाही जिसके ऊपर बीजेपी भी शायद पहले कार्रवाई कर चुकी थी, वो भी अब जीतता हुआ नजर आ रहा है। हाँ मतलब एकदम अब उनकी किस्मत के बारे में हम क्या कहेंगे कि जिनको पार्टी ने पहले निकाल दिया था और अब आते हैं सीधे और एक ऐसी सीट पे आते हैं जहाँ पे इनके पास नंबर भी नहीं है, इनको एक फाइट करनी पड़ेगी। ऐसा मतलब कांग्रेस कह रही थी कि हमारे विधायक खरीदे जाएंगे, खरीद फरोख्त की जाएंगे, जिसको लेके वो अपने विधायकों को बेंगलोर शिफ्ट करने की कोशिश कर रही थी। और आप देखिए अचानक से ऐसा पासा पलटता है कि उनका नॉमिनेशन ही रद्द हो जाता है और अब निर्विरोध इनका जाना लगभग तय है। मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस में भी कमजोर राजनीति के लोग नहीं हैं। आप दिग्विजय सिंह को लीजिए, दिग्विजय सिंह ने खुद अपनी सीट की कुर्बानी दी, कितना बड़ा नाम। राहुल गांधी कितने करीबी, भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने कदम ताल किया, इतने वृद्ध हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी जिस तरह से उनका बयान सामने आया कि उनको जो है राजनीति में अब महत्वाकांक्षा नहीं बची है, इस कुर्बानी को आप कैसे देखते हैं? अब इसे तो कुर्बानी ही कहेंगे। कुर्बानी नहीं, आज सबसे ज़्यादा अगर किसी को पछतावा हो रहा होगा मध्य प्रदेश कांग्रेस में तो दिग्विजय सिंह होंगे। क्योंकि उन्होंने जब चुनाव ना लड़ने का फैसला किया था तो उसी समय कहा था कि हम नए लोगों को मौका देना चाहते हैं, हमें पार्टी ने सीएम बनाया, सांसद बनाया, विधायक बनाया, राज्यसभा सांसद बनाया, अब नए लोगों को मौका मिलने का समय आ चुका है, इसीलिए मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं अपनी राज्यसभा सीट की पार्टी जिसको कहेगी उसको उस पर लड़ना होगा।
तो सबसे ज़्यादा अगर आज मायूस होंगे, दुखी होंगे तो दिग्विजय सिंह होंगे, क्योंकि अगर दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ते तो ये दिग्विजय सिंह की एक क्वालिटी कहें या फिर कुछ खासियत कहें, जो भी कहें, उनकी एक कोई भी बात करते हैं तो बड़े दुरुस्त तरीके से करते हैं। और अगर वो नामांकन दाखिल करते तो वो पहले भी नामांकन कई दाखिल कर चुके हैं। मीनाक्षी नटराजन भी ऐसा नहीं है कि पहली बार नामांकन दाखिल कर रही हूँ, वो भी पहले चुनाव लड़ चुकी हैं, सांसद रह चुकी हैं। और इतनी बड़ी चूक कांग्रेस की ये उनको ही भारी पड़ने वाली है, क्योंकि कांग्रेस के विधायक आप खुद को बेइज्जत महसूस कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा एयरपोर्ट से लौटते समय कई विधायक, मतलब जो सुबह तक कॉन्फिडेंट थे कि एक राज्यसभा सीट आने वाली है और हम कर्नाटक जाने वाले हैं, उनको लौटना पड़ा है। मन भी बन गया था कि चलो इसी बहाने सही एक पिकनिक हो जाएगा, एक टूर हो जाएगा, फैमिली के साथ समय बिताना हो जाएगा, लेकिन बीच रनवे से लौटा लिया गया। देखिए, ये तो वो हुआ कि पूरा खाना की थाली जो होती है वो सजा दी और खाने का इंतज़ार कर रहे थे, एकदम से फैसला हुआ कि अब ये खाना आपको नहीं मिलेगा। तो वो जो उनका जो स्वाद चखने का मूड था वो पूरा ख़त्म हो चुका है। और कई विधायक अब कांग्रेस के जो आला कमान है उन्हीं पर आरोप लगा रहे हैं। आर के दोगुने साहब जो विधायक हैं, उनने साफ कहा है कि ये कांग्रेस नेताओं की गलती है, मध्य प्रदेश के नेताओं की गलती है। मैं इसमें ना तो बीजेपी की गलती मानता हूँ ना किसी और की गलती मानता हूँ, ये कांग्रेस नेताओं की गलती है। क्योंकि जिम्मा और जो कागजात का था वो बड़े नेताओं के पास था, छोटे नेताओं के पास नहीं था। और उनसे जैसा कहा गया वो करने को तैयार है, लेकिन बड़े लोग अपनी जिम्मेदारी निभा ही नहीं पाए। तो ये साफ तौर पर है कि अब इस एक राज्यसभा सीट का विरोध जीतू पटवारी, उमंग सिंगार हों, चाहे हरीश चौधरी हों और दिग्विजय सिंह हों, अरुण यादव हों, सबको जवाब देना होगा। और ये जवाब किस तरीके से आगे वाले समय में देते हैं ये भी देखना होगा। तो फिलहाल कांग्रेस जो है बीजेपी के बिछाए गए बिसात में लड़खड़ा कर गिर गई है। कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ है और अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तरह तरह की बातें भी कही हैं कि एक दूसरे पर आरोप भी लगाया है, लेकिन अब ये साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी अपने तीनों राज्यसभा प्रत्याशियों को जिताकर जो है राज्यसभा में भेज देगी। अब जिताने की बात भी क्या कहें, अब तो वो जीते ही हुए हैं, क्योंकि अब कोई कंपटीशन ही नहीं है।